का जो आर्टिकल है वो साउथ एशिया से रिलेटेड है, और साउथ एशिया को इंडिया कैसे लीड कर सकता है इसी के बारे में राइटर ने बहुत अच्छे से लिखा है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कहानी की तरह है, समझ में आ जाएगा, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। स्टार्टिंग इससे करते हैं कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। तो जो भी आपके आसपास के जो पड़ोसी मुल्क है ना, वो सारे साउथ एशिया में आ जाते हैं। सॉरी, साउथ ईस्ट एशिया मत समझ लेना। साउथ एशिया में जो भी आपके आसपास की कंट्री है, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, ये सारी कंट्रीज साउथ एशिया में आती हैं, और इन सारी कंट्री को इंडिया लीड कर सकता है, इसी के बारे में राइटर ने आर्टिकल लिखा है। हालांकि जितने भी राइटर मिले हैं अभी तक तो इंडिया को क्रिटिसाइज ही करते थे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया इनका एक लीडर बन सकता है, एक लीडरशिप की भूमिका निभा सकता है, ये जितने साउथ एशिया की कंट्रीज हैं। किस तरीके से हम इनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो इसमें इन्होंने बोला है कि ट्रेड को और ज्यादा प्रमोट करके, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करके, ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करके, कनेक्टिविटी को प्रमोट करके, कम्युनिकेशन को प्रमोट करके, ये सारी चीजें हैं जो जिसपे हम काम कर सकते हैं, और साउथ एशियन कंट्री में एक तरीके से कनेक्टिविटी ला सकते हैं इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। आपके पास टूल्स क्या है ये सारी चीजें करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो आपके पास सार्क है। हालांकि सार्क अभी ठंडे बस्ते में है, उसका बहुत ज्यादा यूज हो नहीं रहा है, और इंडिया की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसको बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मतलब कि आप देखेंगे तो हमारा इन सारी कंट्री के साथ एक कॉमन कल्चरल रूट्स हैं, वैल्यूड जो है हमारी। और जैसे आप एग्जांपल के तहत समझो ना, पाकिस्तान किसी जमाने में इंडिया का ही पार्ट था, बांग्लादेश किसी जमाने में इंडिया का ही पार्ट था, तो इन सब के साथ हमारा एक हिस्टोरिकल लिंक है, एक कॉमन कल्चरल रूट्स है। तो इसी वजह से हम कोशिश कर सकते हैं कि एक अच्छा रिलेशन इनके बीच में इस्टेब्लिश करके और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके हम अपनी इकोनॉमी को और इनकी इकोनॉमी को ठीक ठाक कर सकते हैं। कहा जाता है कि कल्चरल रूट्स की सिमिलरिटीज है, इसके अलावा कुछ और भी सिमिलरिटीज हैं इन सारी कंट्रीज में, साउथ एशियन की कंट्रीज में, और वो सिमिलरिटी काफी दर्द देने वाला है, काफी पेन देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन हर जगह पे हाई है। आप श्रीलंका की कहानी देख लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, नेपाल की भी वैसे ही है, पाकिस्तान का तो छोड़ ही दीजिए कहानी, अफगानिस्तान का जब से तालिबान आया है बहुत ज्यादा वहां पे हालत खराब है। तो इन्फ्लेशन इन सारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी श्रीलंका का क्लासिकल एग्जांपल अभी आपको देखने को मिल सकता है। अफगानिस्तान को जब से तालिबान ने कंट्रोल किया है तब से कितने सैंक्शन लग चुके हैं, वो बिजनेस कर ही नहीं सकता है बहुत सारी कंट्री से। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है इन सारी कंट्रीज में, इन सारी कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इन सारी कंट्रीज में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत स्पीडली डिक्रीज हो रहा है, जितनी भी कंट्री का मैं नाम ले रहा हूँ। और डोमेस्टिक अनरेस्ट तो है ही, डोमेस्टिक अनरेस्ट आप फिर वही, मैं श्रीलंका का बात करूंगा, अफगानिस्तान का बात करूंगा, इवन पाकिस्तान की बात करूंगा। तो ये सब चीजें हैं। कहा जाता है कि टोटल वर्ल्ड का जितना हम बिजनेस करते हैं ना, उसमें से मात्र 25% हम ये साउथ एशियन कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं। तो इंडिया इसमें कैसे बहुत बड़ा एक लीड रोल निभा सकता है इन सारी कंट्री को स्टेबलाइज करने के लिए, इनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कैसे इंडिया एक बहुत बहुत बड़ा एक रोल निभा सकता है, इसी के बारे में राइटर ने लिखा है। इंडिया की एक पॉलिसी है वसुधैव कुटुंबकम, संस्कृत वर्ड है, हालांकि संस्कृत से मेरा बहुत ज्यादा रिश्ता रहा नहीं है, स्टार्टिंग से ही सीबीएसई बोर्ड था, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का मतलब मैं समझता हूँ, इसका मतलब है कि द वर्ल्ड इज अवर फैमिली, पूरा जो वर्ल्ड है वो हमारा एक परिवार है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा इंडिया का जो कल्चर है, जो सिस्टम है, जो ट्रेडिशन है, वो मानता है। तो वसुधैव कुटुंबकम को हम फॉलो करते हैं कि वर्ल्ड इज आवर फैमिली। और इसके साथ इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल आपको कोविड-19 में मिला कि हमने एक वैक्सीन डिप्लोमेसी स्टार्ट करी। वैक्सीन डिप्लोमेसी इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया जो है जेनरिक में बहुत आगे जा चुका है। तो इंडिया ने जब वैक्सीन बनाना चालू किया तो बहुत सारी कंट्री को उसने वैक्सीन देना फ्री ऑफ कॉस्ट चालू कर दिया। श्रीलंका को दिया था, नेपाल को दिया था, बांग्लादेश में भिजवाया गया था, इवन पाकिस्तान में भी गया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन तब तक कोविड सेकेंड वेव आ गया और सेकेंड वेव बहुत डिवास्टेटिंग था। सेकेंड वेव में आप लोगों को भी पता है कि कितने लोगों की डेथ हुई, और खास करके यंग लोगों की। हालांकि सारे लोगों की डेथ हुई, लेकिन यंग लोगों की भी डेथ बहुत ज्यादा हुई, 2-2 दिन में डेथ हो जाती थी। तो इंडिया को ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, यहीं से इंडिया के लोगों ने ही, सिविल सोसाइटी ने,
कि अपनी कंट्री में आप प्रॉपर वैक्सीन लगा नहीं रहे हो और दूसरी कंट्री को वैक्सीन बांट रहे हो। तो इस पे थोड़ा सा इंडिया ने मतलब उस समय अपनी पॉलिसी चेंज करी थी, लेकिन उससे पहले उसने वैक्सीन डिप्लोमेसी से बहुत सारी कंट्री को वैक्सीन दिया था। इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस हैं। अब वो चैलेंजेस क्या है कि साउथ एशियन कंट्री जो है ना वो लेस इंटीग्रेटेड कैसे कहें, आप देखिए ना, आपका बांग्लादेश के साथ बाउंड्री इशू है, आपका नेपाल के साथ बाउंड्री इशू है, आपका पाकिस्तान के साथ बाउंड्री इशू है। तो ये लेस इंटीग्रेटेड ही तो हो गया। हमारा जितना ट्रेड होना चाहिए पाकिस्तान के साथ नहीं होता है, श्रीलंका के साथ जितना होना चाहिए नहीं होता है, नेपाल के साथ जितना होना चाहिए नहीं होता है, बांग्लादेश के साथ मिला जुला के ठीक है, लेकिन बाकी कंट्री के साथ ठीक नहीं है। तो हम लेस इंटीग्रेटेड है। इसकी तुलना में आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की बात करोगे ना तो वो ज्यादा इंटीग्रेटेड। साउथ एशियन कंट्री के कंपेयर में साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ज्यादा इंटीग्रेटेड है। तो ये चीज है। इसके बाद इन्होंने ये बोला है लो इंटर रीजनल ट्रेड। इंटर रीजनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल है ना हम लोगों के बीच में, ये जो अलग अलग कंट्री का नाम मैंने बोला है साउथ एशियन कंट्रीज, इसके बीच में मतलब इसमें जितना पोटेंशियल है ना बिजनेस करने का, उसका मात्र 1/3 हम करते हैं। आप समझिए कि हम कहाँ पे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन काफी लेस है, हम इंटीग्रेटेड नहीं है। जितना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंटीग्रेटेड है आपस में, उतना हम इंटीग्रेटेड नहीं है। और आपको साफ साफ पता चल जाता है पाकिस्तान के साथ कहाँ से इंटीग्रेशन होगा। अफगानिस्तान के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तब तक बीच में कोई दूसरा आ जाता है। बांग्लादेश के साथ मिला जुला गया ठीक है, लेकिन श्रीलंका जब तक चाइना के अंडर में था तब तक इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे नहीं। नेपाल के साथ भी चाइना का वर्चस्व ज्यादा है, तो इंडिया का रिश्ता ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा कहाँ से ट्रेड होगा, नहीं होगा। दूसरा है इंटर इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ, जैसे श्रीलंका है, अभी तक क्या था, चाइना के अंडर में था। पाकिस्तान पहले यूएसए के अंडर में था, अभी फिर से वो चाइना के साथ आ गया। तो एक्सटर्नल बहुत इन्फ्लुएंस है। तो इसी वजह से भी हमारा आपस में कनेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई बाहर का आदमी आपकी फैमिली वाले को मिसगाइड करे तो जाहिर सी बात है कि आपकी फैमिली में यूनिटी नहीं रहेगी। बहुत सिंपल सी बात है, आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, कोई तीसरा बंदा आके और किसी को मिसगाइड कर देता है आपकी फैमिली में, तो आपस में आपकी यूनिटी नहीं होगी। आप ही के खिलाफ यदि मिसगाइड करता है, अक्सर होता है, घर में होता है, आपने देखा होगा। तो यही कहानी यहाँ पे भी है कि नेपाल चला गया चाइना के साथ, या श्रीलंका चला गया चाइना के साथ, या पाकिस्तान चला गया चाइना के साथ, तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। चाइना तो जान के ऐसा करता है कि इंडिया उसी में उलझा रहे और हम अपना आराम से साइलेंटली डेवलप करते रहें। इसके बाद टेरिटोरियल इश्यूज तो है ही भाई, बाउंड्री इशू है, बांग्लादेश के साथ है, आपका पाकिस्तान के साथ है, वो रहता ही है। और जब टेरिटोरियल इश्यूज है तब तक हम बाकी चीजें कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इनएफिशिएंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, ये बहुत बड़ी बात है। इनएफिशिएंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, अमेरिका की बात मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अमेरिका कोई कंप्यूटर बनाता है ना, उसका मदरबोर्ड जो सबसे एक्सपर्ट कंट्री होती है उससे बनवाता है, सॉफ्टवेयर कहीं और से बनवाता है, हार्डवेयर कहीं और से बनवाता है, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जो हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है उन सबसे बनवाता है, और सबको एक साथ लाके अमेरिका का कोई ब्रांड दे देता है और वो कंप्यूटर अमेरिकन कंप्यूटर होता है। यही आउटसोर्सिंग है। ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन उतना अच्छा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने खूब अच्छा गेहूं उगाया, उसकी प्रोसेसिंग चाइना में हो, मतलब नेपाल में हो गई, ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसकी पैकेजिंग कहीं और हुई, फिर उसका मार्केटिंग कहीं और हो गया। तो ये सारी कंट्री मिलके ऐसा कोई काम करते हैं ना तो हम उसमें बहुत आगे जाते हैं। लेकिन हमारा क्या है, इनएफिशिएंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें सारी कंट्री मिलकर एक साथ काम करती है। हम अपना काम खुद करेंगे, तुम अपना काम खुद करो। और जाहिर सी बात है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यदि हम सिर्फ अपना काम करेंगे, वन मैन आर्मी वाली कहानी होगी, तो एक सर्टेन लेवल तक आउटपुट जाएगा, बहुत अच्छा आउटपुट नहीं जाएगा, ऐसा राइटर बताते हैं। तो इंडिया कर क्या सकता है? इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। इसमें इन्होंने बताया है कि बूस्टिंग रीजनल ट्रेड। रीजनल ट्रेड को हम काफी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने बोला है कि साफ्ता एक है, साफ्ता का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसके तहत हम काफी ज्यादा बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। इंडिया जो है ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वकालत करता है। आपको आर्टिकल में पढ़ाया था मैंने कि 2070 आते आते हम नेट जीरो कार्बन की बात करते हैं। मतलब जितना कार्बन हम इमिट करेंगे उतना कार्बन हम मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक इकोलॉजिकल
बैलेंस, एक बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है इंडिया। तो ये चीजें दूसरी कंट्री को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, थाईलैंड को इंडिया से सीखने की जरूरत है। तीसरा इन्होंने बोला है हाईलाइट हाई नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी, मतलब हाईलाइट द नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को भी सिक्योर करने की जरूरत है और इंडिया उसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी अफगानिस्तान में इंडिया ने ना 50,000 टन 50,000 टन व्हीट उसने दिया था अफगानिस्तान में। अभी शायद कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया था, कुछ क्राइसिस हुआ था, तो इंडिया ने 50,000 टन जो है व्हीट वहां पे सप्लाई किया था। और सार्क का जो फूड बैंक है उसका भी जो लिमिट है वो 5 लाख मैट्रिक टन से कम है। तो ऐसा करना चाहिए इस सारी कंट्री को मिलकर कि सार्क का जो ये फूड बैंक है उसका 5 लाख मैट्रिक टन के आसपास अनाज रहे, ताकि किसी कंट्री पे कोई क्राइसिस आए, कोई नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा हिंदी में बोलते हैं, तो हम उसको वहां पे फूड पहुंचा सके। इसके बाद प्रमोटिंग सब रीजनल इनिशिएटिव। सब रीजनल इनिशिएटिव मतलब जितनी कंट्री का मैंने नाम लिया है ना, कोई जरूरी नहीं है कि सारी कंट्री को एक साथ लेके आओ। जैसे इन्होंने एक ग्रुप बनाया है BBIN, BBIN मतलब भूटान, बर्मा, इंडिया, नेपाल। तो इस तरीके से 2 कंट्री आ जाओ, 3 कंट्री आ जाओ, बिम्स्टेक वैसे ही बनाया गया। तो ये 3-4 मिलके आपस में बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है इनके बीच में। तो ये प्रमोटिंग सब रीजनल इनिशिएटिव, सब रीजनल का मतलब सारी कंट्री को मत लेके आओ, लेकिन जिनका माइंडसेट मिलता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जिनका थॉट प्रोसेस मिलता है, उन 3-4 कंट्री को लेके आओ और खूब ज्यादा अच्छे से मतलब आपस में आप बिजनेस करिए। दोनों लोगों को फायदा होगा, म्यूचुअल बेनिफिट होगा। एंड लास्ट में वॉइस ऑफ साउथ एशिया इन इंटरनेशनल फोरम। इंडिया वॉइस ऑफ साउथ एशिया बन सकता है इंटरनेशनल फोरम, मतलब इंटरनेशनल फोरम में जहां पे भी कहीं इंटरनेशनल कुछ चीजें चले, कोई प्रोग्राम चले, वहां पे साउथ एशिया के बारे में इंडिया लीड कर सकता है, वो बात कर सकता है। लेकिन इसके लिए डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स को हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मना कर देता है, नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, जब तक कश्मीर का मामला नहीं सही होगा हम नहीं जाएंगे। तो अब कहने का मतलब कि एक बड़े इंटरेस्ट के लिए आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख रहे हो, उसको तो आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, तभी जाके हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को रख सकेंगे और साउथ एशिया की जो कंट्री है वो इंक्लूसिव उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।